गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? आवाज़ सही है? दे चुके हैं वो पब्लिशर के हाथ में। अब हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो कुछ कह नहीं सकते। हमारी तरफ से तो फाइनल करके दे चुके हैं। वैसे उनसे आपको कोई ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि अपने तो ऐसे ही क्लास के अंदर शुरू करेंगे तो क्लास के हिसाब से ही चलना है। क्लास शुरू करने से पहले एक दो बातें जो पहले बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस अगर आपने लूज़ करके रखा, कॉन्फिडेंस लूज होता किस लिए? वो जो आप बता रहे हो यही मेन कारण होता है। अपन बाकी के बारे में देखते हैं, बाकी के बारे में देखने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम बात करें कि नॉर्मल अगर पेपर आता है तो 280 नंबर जो अपने को कवर करने हैं। अगर 280 नंबर लेके आ जाते हैं तो पास है। और टारगेट 300 का लेके चले। मेरे को लगता है भाई इससे पहले वालों में थोड़ी चीटिंग ज़्यादा थी, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा थी। और इस बार जैसा उम्मीद किया जा रहा है कि भाई हो सकता है पेपर फेयर हो, और होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेज है कि अब ये नहीं होगा, क्योंकि जितने भी करने वाले थे वो सारे पकड़े गए हैं। और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी है तो हिम्मत होना मुश्किल है। तो 280 नंबर लगभग कट ऑफ, लेकिन फिर भी मान के चलो 300 नंबर, तो अपने को टारगेट 300 नंबर लेके चलना है। अगर ऐसी बातें सोचेंगे कि इतने पढ़ के बैठे हैं, इतने ऐसे बैठे हैं, तब तो भाई उसमें तो अपना कॉन्फिडेंस लूज ही होना है। अपने इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली चीज़ है कि अपने को कॉन्फिडेंस फुल रखना है। और ये कभी थॉट आने देना ही नहीं है कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन तो पक्का होगा, ये मान के चलना है। ये आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो यही करेगा, क्योंकि आपने कितनी पढ़ाई की हो एग्ज़ाम हॉल के अंदर, अल्टीमेटली वो जो टाइम है जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। और उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो आपके जो आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आ रहे होते हैं वो गलत कर देते हैं, या फिर कई बार होता है कि नहीं भी आ रहे होते हैं लेकिन तुक्का लगाते हैं और सही बैठते हैं, तो वो सारा सारा इस कॉन्फिडेंस पे होता है। तो कॉन्फिडेंस आपको पहले दिन से बिल्ड करके रखना है। क्लियर है? और दूसरी चीज़, अभी जो भी अपन शुरू करेंगे उसके साथ साथ आपको एक ये जो है 11th-12th की राजस्थान बोर्ड की, ये राज एजुकेशन बोर्ड rajasthan.gov.in, ये गूगल पे आप लिख दीजिएगा। 11th-12th बुक डाउनलोड करके कर दीजिएगा, तो ये पहला या दूसरा लिंक आ जाएगा, बोर्ड ऑफ सेकंड एजुकेशन डाउनलोड बुक में आ जाएगा। और या फिर आप राजस्थान बुक डाउनलोड करके लिखोगे तो आ जाएगी ये राजस्थान सेकंड। इसके अंदर जाओगे तो इसमें ध्यान रखना, अभी वाली बुक जो है वो एनसीईआरटी वाली चलती है, तो इसमें बुक 1920 वाली जो आप क्लिक करोगे इस पर, तो इसमें ये 9th-10th इस तरीके से चलती आ रही है। इसमें 11th में जाओगे तो जिसका इंग्लिश मीडियम है वो अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर दें। और जो हिंदी वाले हैं वो यहाँ पर JKL पे लेखा शास्त्र लिखा होगा, लेखा शास्त्र क्लास 11। वैसा वैसा 12th की भी है, वो 12th की भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये 12th अकाउंटेंसी और 12th आगे लेखा शास्त्र भी है, ये लेखा शास्त्र 12th, ये आपको डाउनलोड करने। उसके अलावा इकोनॉमिक्स वगैरह आपके जो भी सिलेबस में अगर वो आपको ज़्यादा लगे कि वो भी करनी चाहिए तो वो भी, अभी तो टाइम टेबल है, टाइम है, वो इसके अंदर अपलोड कर रखी है, जो पुराना वाला कोर्स है उसके अंदर अपलोड कर रखी है, लेकिन हाईलाइटेड नहीं। एक बार आपको ये पूरी बुक की जो पढ़नी चाहिए, हाईलाइटेड बाद के हिसाब से, वो एग्ज़ाम के हिसाब से बताई थी। लेकिन अभी एक बार साथ साथ पढ़ रहे हो तो आपको एक बार ये पूरी की पूरी किताब जो पढ़नी चाहिए। जैसे एक चैप्टर अपन पहले बेसिक वाले पढ़े, तो बेसिक वाला चैप्टर जो पूरा का पूरा एक बार इसमें से रीड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन
उठा के पूछे जाते हैं, मतलब जो लाइन है उस लाइन में से सीधा क्वेश्चन उठा लिया जाता है, बीच में से कुछ जो है वो चीज़ें छोड़ दी जाती है, उस पर ही क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। तो ये आपको साथ ही साथ पढ़ते रहना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब इसमें अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, तो अपन इसमें पहले हर सब्जेक्ट की शुरुआत के अंदर बेसिक पढ़ेंगे। जैसे अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग में शुरुआत के अंदर अकाउंटिंग के बेसिक के बारे में बात करेंगे। जो छोटी छोटी बातें, आरपीएससी कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड क्वेश्चन पूछ लेती है और फिर स्टूडेंट को नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है और बेसिक क्वेश्चन के अंदर वो आपसे गलतियाँ करवा देती है। तो अपन शुरुआत जो बेसिक से ही करेंगे और थोड़ा ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करेंगे कि बेसिक जो अपने मजबूत हो। उसके लिए अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जो इसमें वर्ड यूज होते हैं उन वर्ड के बारे में एक एक के बारे में अपन जानना शुरू करेंगे। क्लियर? और इन वर्ड के अंदर जो अपने ऑथेंटिक सोर्स है उन्हीं में जो डेफिनेशन दी गई, अब होता क्या है कि अपन उसके लिए रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं। तो रेफरेंस बुक के अंदर क्या होता है, उसको ईजी करने के चक्कर में उसके जो ओरिजिनल वर्ड है उसको चेंज कर दिया जाता है। अपन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन अपन जो मेन बेयर एक्ट के अंदर जैसे एसेट की डेफिनेशन है, तो जो एज 10 ने डेफिनेशन दे रखी है वो वाली डेफिनेशन उससे देखेंगे और उसको समझेंगे, ताकि अपने को कोई भी तरीके का डाउट नहीं रहे, ताकि अपने को चीज़ें समझ आए कि ये P&L में क्यों जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जाएगा, ये बैलेंस शीट में क्यों जाएगा। तो इस तरीके से अपन शुरुआत करेंगे। तो अपन बेसिकली शुरुआत करेंगे अब सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से, वर्ड से। क्लियर है? सबसे पहला वर्ड असेट के बारे में, कि असेट क्या होती है कोई आइडिया आपके हिसाब से असेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? असेट की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या होगी या क्या होनी चाहिए या क्या है? भाई आप असेट के बारे में तो सुना ही होगा, तो असेट आपके हिसाब से असेट क्या है? क्या इन्वेंट्री एक एसेट है? क्या गुडविल एक एसेट है? क्या डेटर एक एसेट है? क्या बिल्डिंग एक एसेट है? किसको हम असेट कहें, किसको हम असेट नहीं कह सकते? विच हेल्प्स इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, काफ़ी हद तक सही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर मदद करे, वो हमारे लिए असेट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर दोनों चीज़ें हैं, एक तो वेल्थ मैक्सिमाइज करती हो, एक उसको वेल्थ मैक्सिमाइज को करवाने में हेल्प करती हो। तो असेट दोनों तरीके हो सकती है। तो इसके लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बजाय इसमें हमारे लिए वर्ड क्या लिखा गया है? हमारे लिए लिखा गया है कि असेट क्या है, एक कोई भी रिसोर्स है जिससे क्या हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो किसको, एंटरप्राइज को। क्लियर है कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे क्या हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त हो, और वो किसको प्राप्त हो, एंटरप्राइज को। जैसे कि अगर अपन बात करें अपने छोटे से एग्जांपल से कि एक कार है, तो कार के अंदर कार का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या यूज हो सकता है कि भाई उसको चलाएंगे, तो उसको चलाने का अगर मज़ा मैं ले पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, असेट है। क्लियर है? क्लियर है? क्या एक ही शर्त है या कुछ और भी शर्त है असेट के लिए? क्या असेट के लिए एक ही शर्त है कि उससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए? क्या एक ही शर्त है या और भी कोई शर्त है?
दूसरी शर्त आती है इसके अंदर, देखो सिर्फ इतना लिख देता अगर कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइज को प्राप्त हो, तो जैसे मैं किसी फ्रेंड की गाड़ी है, वो गाड़ी मेरे यहाँ छोड़ के गया, अब उसको मैं चलाने का मज़ा मैं ले पा रहा हूँ, तो मैं क्या कहता, ये मेरी एसेट है और मैं मेरी बुक के अंदर उसे लिखना शुरू करता। तो इसकी बजाय क्या कहा गया कि एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइज को प्राप्त हो और दूसरा क्या हो, एंटरप्राइज का उसके ऊपर क्या हो, कंट्रोल हो। देखो ये वर्ड छोटे छोटे हैं, लेकिन ये जो वर्ड लिखे गए इनका इम्पैक्ट आगे जाके बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। समझिएगा एक एक वर्ड को थोड़ा सा, मतलब समझिएगा। यहाँ पर कंट्रोल क्यों लिखा गया है, देखो कंट्रोल लिखा गया इसका मतलब क्या है, इसका एक मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम लीगल ओनर लिख सकते थे, लेकिन लीगल ओनर हमने नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ असेट बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लीगल ओनर हो, कागजों में कानूनी रूप से हम उसके ऊपर मालिकाना हक हमारा हो, कानूनी रूप से कागज़ हमारे नाम से हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अगर उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है तो हम उसे हमारी असेट कह सकते हैं। अब समझिएगा कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल किस तरीके से कहेंगे कि भाई ये चीज़ जो वो कंट्रोल है, और इस इतने से वर्ड से फ़र्क क्या पड़ा। जैसे हम बात करते हैं, एक और चैप्टर आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं लीज नाम का एक चैप्टर होता है। बेसिकली समझ लीजिएगा, छोटा सा एग्जाम्पल है, अपन उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं लीज के ऊपर। लीज में दो तरीके की लीज होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक फाइनेंशियल लीज। सिर्फ समझाने के लिए ना, ये सिर्फ ऊपर वाली बात समझाने के लिए, बाकी इसमें अपन ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं। एक तो ऑपरेटिंग लीज कौन सी, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन कमरा किराए पे लेते हैं, भाई स्टूडेंट आया और उसने कमरा किराए पर लिया, तो उस केस के अंदर उस स्टूडेंट का मेन मोटिव जो है उस जगह को थोड़े दिनों इस्तेमाल करना और फिर वापस दे देना, उसका कोई मालिकाना हक लेने का उसका कोई भी इच्छा नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल लीज के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने एक कार ली, अब कार हमको लेनी थी, 10 लाख रुपए चाहिए थे, 10 लाख की कार थी, हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं थे। हमने कहा बैंक को, बैंक आप पैसा दे दो, हम आपको किस्तों के अंदर पैसा दे देंगे, कार जो वो अपने नाम हो गई। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कार लीगल सेंस के अंदर हमारे नाम नहीं हुई और बैंक ने अपने नाम रखा, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इन सब्सटेंस या फिर ओरिजिनलिटी में ये कार लेने का, इस कार का जो मालिकाना हक है वो किसके पास है, अपने पास है। कल को इस कार के अंदर मान लीजिए कोई भी डेंट लग जाता है या कोई भी रिपेयर वगैरह करवानी, तो इस कार को सही कौन करवाएगा, अपन करवाएंगे। यहीं पर ये कमरा जो है, ये अगर कल को टूट जाता है तो रोएगा मकान मालिक, अपन नहीं रोएंगे। लेकिन इस कार अगर टूट जाती है तो कार के अगर कुछ भी होगा तो चिंता में कौन आएंगे, हम आएंगे। तो इसके अंदर जो रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो सारे के सारे किसके पास है, अपने पास है। मान लीजिए इसके अंदर डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं हो, फिर भी क्या हमारे पास कंट्रोल है, हाँ कंट्रोल है, तो क्या उसे हम अपनी बुक के अंदर असेट लिख सकते हैं, क्या असेट लिख सकते हैं। समझ आए बात। कारण क्या हुआ, इस पूरे का कारण क्या है, क्योंकि क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइज को प्राप्त हो और एंटरप्राइज उसके ऊपर क्या रखे, कंट्रोल रखे। समझिएगा ये कि ये बात हम आगे और भी जगह देखेंगे। ये थोड़ा सा इसके अंदर शुरुआती 5-10 दिन लगेंगे अपने को इसको टर्म को समझने में, 5-7 दिन मान के चलिए, लेकिन इसका आगे हर टॉपिक के अंदर जो है वो इसका इम्पैक्ट आएगा, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, बहुत छोटे से क्वेश्चन पूछते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो असेट का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ओवर इट्स, ऑप्शन दे दिया एक, यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ, कि हम हमारी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे एक असेट ली, वो अगर जैसे
हमारे काम आएगी। जैसे कोई पेटेंट करवाया, हमने कोई चीज़ का पेटेंट करवाया है, उस पेटेंट को कानूनी रूप से हम उसके 20 साल तक पेटेंट हमारे नाम पे रहेगा। लेकिन हमको पता है कि ये पेटेंट हमारे काम एक्चुअल में 10 साल ही आएगा, तो हमें हमारा डेप्रिसिएशन 10 साल में, असेट को 10 साल में हमारी बुक में ख़त्म करना चाहिए, या हमें अपने असेट को अपनी बुक के अंदर 20 साल में ख़त्म करना चाहिए। मान लीजिए वो 1 लाख की असेट है, तो हम अपने पास दो ऑप्शन है कि अपन क्या करें, 10-10 हज़ार रुपये 10 साल तक डेप्रिसिएशन लगाएं और असेट को ख़त्म करें, या 5-5 हज़ार रुपये का डेप्रिसिएशन लगा के उसे 20 साल के अंदर ख़त्म करें। समझ आ रही बात? अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अपने को क्या करना चाहिए, यूजफुल लाइफ करना चाहिए या लीगल लाइफ करना चाहिए? यहाँ पर क्या आएगा, आंसर क्या आना चाहिए, यूजफुल लाइफ। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वो एक्चुअल के अंदर या कानूनी रूप में क्या दिखाई गई है, उसकी बजाय हम उसका जो एक्चुअल सब्सटेंस है, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से ही हम अकाउंटिंग करते हैं। इसी वजह से जब हम इसी के अंदर आगे बाइफर्केशन पढ़ेंगे, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, मतलब कि फिक्स एसेट और करंट एसेट के बारे में, तो हम क्या कहेंगे, ऐसी कोई एसेट जिसके अंदर हमारा इंटेंशन उसे 12 महीने से ज़्यादा रखने का है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन करंट एसेट। हो सकता है कि 12 महीने से ज़्यादा का इंटेंशन था लेकिन 2 महीने बाद ही बेचना पड़ गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम देखेंगे किसके ऊपर, इंटेंशन के ऊपर। हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई ये एसेट कितने साल चलेगी, फिर उस कितने साल हमारे काम आएगी, सॉरी, और उतने साल के अंदर हम उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। समझ आ रही बात? उतने सालों के अंदर हम क्या करते हैं, उसको धीरे 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 डेप्रिसिएट करते हैं। समझ आ रही बात? तो असेट जो है, हम असेट किसी चीज़ को कब कहेंगे, जब उससे क्या हो, एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उससे जो भी फायदे होने वाले वो किसको मिले, एंटरप्राइज को मिले, मतलब कि जो भी एंटिटी है वो उसको मिले। और दूसरा, उस जो रिसोर्स है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल लिखा गया है इसी वजह से, अगर हमने कभी फाइनेंस लीज वगैरह देखते हैं तो फाइनेंस लीज के अंदर जब हम असेट लेते हैं तो भी वो हमारी बुक के अंदर उसे हम हमारी असेट जो वो दिखा सकते हैं, चाहे हम उसके लीगल ओनर एक्चुअल में नहीं हो। समझ आ रही बात? क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर है यहाँ तक का? छोटे छोटे वर्ड है, थोड़ा धीरे धीरे इसमें क्या, जैसे पहला वर्ड पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा अपने को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन दूसरा वर्ड जब पढ़ेंगे तो थोड़ा और आसान होगा, तीसरे में और आसान होगा, क्योंकि फिर जो है वो चीज़ें आपस में इंटरलिंक होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? अब कोई एसेट जो है, कोई एसेट जो है उसको अपन अलग अलग तरीके से बाइफरगेट कर सकते हैं। नॉन करंट, या जिसे अपन फिक्स्ड एसेट कहते हैं, और किसी को हम करंट एसेट कहते हैं, कि ये हमारी करंट एसेट है और ये हमारी नॉन करंट एसेट है। तो ये करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के अंदर बाइफर्केशन कैसे होगा, किसको हम करंट एसेट कहेंगे और किसको हम नॉन करंट एसेट कहेंगे? देखो, लगभग जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ के अंदर ऐसी जब सिचुएशन हो कि करंट और नॉन करंट के अंदर बाइफर्केशन करना है, तो वो क्या करता है, एक ही डेफिनेशन दे देता है कि भाई ये वाली चीज़ ये है, और फिर क्या कहता है, इसको छोड़ के बाकी जो भी बचे वो ये है। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले अपन गए, वो उसमें इंक्लूड है
अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, देखो वो जो भी होगा उससे कोई अभी फ़र्क पड़ना है नहीं, अभी क्लास के अंदर आप मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन, है ना। नॉन करंट या फिक्स एसेट और करंट एसेट, तो जो शेड्यूल 3 के अंदर इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, अपन धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। तो उन्होंने नॉन करंट एसेट क्या कहा कि जो करंट नहीं है, जो करंट नहीं है वो क्या है, नॉन करंट। क्लियर है। क्लियर है। तो हमने पूछा कि भाई करंट एसेट क्या है, तो उन्होंने कहा करंट एसेट वो है जो, देखिएगा हर किसी के आगे वर्ड क्या है, एक्सपेक्टेड। भाई एक्चुअल में हो सकता है कि हम उसको लेके आए थे कि 2 महीने बेच देंगे, लेकिन हो सकता है कि फिर उसको हम नहीं बेच पाए और उसको हमको 15 महीने भी होल्ड करके रखना पड़ गया। जैसे हमारे इन्वेंट्री जो होती है उसको अपन अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं कि एक फास्ट मूविंग कि भाई जो आई और पट से बिक गई, एक होती है स्लो मूविंग जो आई और रुक गई, उसके बारे में उसके लिए कस्टमर आ ही नहीं रहे। तो हो सकता है कि आगे को उस इन्वेंट्री का कस्टमर नहीं आए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड है या फिर एक्सपेक्टेड कह सकते हैं या इंटेंडेंट कह सकते हैं कि हमारी इच्छा क्या है उसके ऊपर बात करें। तो हम उसे क्या करना चाहते हैं, हमारी या तो हम उसे हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो है उसे सेटल करना चाहते हैं, या फिर उसको हम फॉर बीइंग ट्रेडेड, उसको हम उसका व्यापार करने के लिए हम उसको लेके आए हैं, या फिर थर्ड जो है वो अभी मैं समझाता हूँ ना, 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग के अंदर हम उसको सेटल करना चाहते हैं, या फिर हम वो जो है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और अनरेस्ट्रिक्टेड है। मैं थोड़ा समझाता हूँ ना, एक बार मैंने लिख दिया है पूरा ताकि मैं आपको आराम से इसको एलोबरेट कर पाऊँ। अब कोई एसेट जो है हम लेके आए, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इसको करंट एसेट बोले या उसको हम नॉन करंट एसेट बोले। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पता कर लीजिए कि क्या वो करंट एसेट है। अगर वो करंट एसेट की कंडीशन सेटिस्फाई कर देते तो करंट एसेट मान लीजिए, अगर वो करंट एसेट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो आप उसे क्या मान लीजिएगा, नॉन करंट एसेट। हमने कहा ठीक है। हमने पूछा कि भाई करंट एसेट का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा देखो करंट एसेट का मतलब ऐसा है कि एक कोई भी एसेट, एसेट का मतलब एक रिसोर्स जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलने। जैसे कि हम इन्वेंट्री लेके आए, भाई जो माल लेके आए उसको हम बेचना चाहते हैं, तो बेच के उससे पैसा आएगा, वो उसका बेनिफिट क्या है, पैसा। जो भी पैसा आएगा वो हमारे पास आएगा, और उस इन्वेंट्री पे, उस एसेट पे, उस रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल है, तो वो हमारे लिए एसेट है। वैसा वैसा एक मशीन लेके आए, मशीन लेके आए तो मशीन से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, उससे यूनिटें बनेगी। वो यूनिटें बनेगी, वो यूनिटें किसके लिए बनेगी, हमारे लिए बनेगी, मतलब हमारी एंटिटी के लिए बनेगी। और उस मशीन के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल है तो हम उसे क्या कहेंगे, एसेट कहेंगे। क्लियर है। अब दोनों एसेट है, लेकिन इसमें से एसेट को करंट किसको कहेंगे और नॉन करंट किसको कहेंगे। अब देखो करंट और नॉन करंट का बाइफर्केशन करने का मतलब समझिएगा। आगे जाके हमें क्या करना है, हमें हमारा प्रॉफिट और लॉस जो वो पता करना है। आगे जाके हमें क्या करना है, हमारा प्रॉफिट और लॉस पता करना है। अब एक नॉन करंट एसेट है या जिसे हम फिक्स एसेट कहते हैं, वो एसेट हमारे लिए ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल होगी, लेकिन जब हम खरीद के लाएंगे तो पैसा तो उसी समय लगेगा, कॉस्ट तो उसी समय लगेगी एक साथ। तो सही प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, ऐसी जो नॉन करंट एसेट है उसका खर्चा एक ही पीरियड में डालने के बजाय हम क्या करना चाहेंगे,
कि उसे धीरे धीरे जितने सालों में उसका यूज होगा उतने सालों में उसका खर्चा थोड़ा 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 सब में जाए, ताकि हमें हमारा सही प्रॉफिट जो है वो मिल पाए, हमें हमारा सही प्रॉफिट का अनुमान लग पाए कि हमें इतना पैसा कमाया है। क्लियर है। तो हमने कहा कि भाई करंट और नॉन करंट में बताइए, तो उन्होंने कहा देखो करंट एसेट के बारे में पता करना है। अगर कोई एसेट आप इस इंटेंशन से लाए हो, जिसके ऊपर आपका क्या इंटेंशन है कि आप उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो रिसीव कर लोगे, कितने पीरियड में, आपके ऑपरेटिंग साइकिल में। इसकी डेफिनेशन अलग से देखेंगे वापस अभी ना, कि इसका बेनिफिट आप रिसीव कर लोगे आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, या आप इससे जो मिलने वाला ये जो एसेट लेके आए हो, इस एसेट को आप ट्रेड के लिए, मतलब इसी में व्यापार करते हो। जैसे कि मेरा काम फर्नीचर का है और मैं फर्नीचर लेके आया हूँ और मैं फर्नीचर आगे बेचूंगा, तो उस केस के अंदर वो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। तो कोई एसेट ऐसी है जिसे आप बेच दोगे उसके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, या फिर उसे लेके ही आए हो ताकि आप उसे क्या कर पाओ, बेच पाओ। जैसे भाई अगर मेरा फर्नीचर का काम है और मैं मशीन लेके आया हूँ, तो मशीन में बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, मशीन में फर्नीचर बनाने के लिए लाया हूँ, तो वो इस वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन फर्नीचर जो मैं बेचने के लिए लेके आया हूँ वो किस में आ जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, करंट एसेट। या जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है, जैसे करंट और नॉन करंट का बाइफर्केशन की दिक्कत कब आएगी, आपको 31 मार्च को आएगी, क्योंकि उस दिन आपको बैलेंस शीट और P&L बनाओगे। P&L पूरे पीरियड का होगा और बैलेंस शीट उस पर्टिकुलर दिन की होगी, तो उस दिन आप उसको क्या करना चाह रहे हो, करंट और नॉन करंट को अलग अलग करना चाह रहे हो, ताकि करंट का तो जो भी खर्चा है वो पूरा लिखा जाए और नॉन करंट का कुछ पार्ट जो वो लिखा जाए, आप उस दिन देख रहे हो। तो आप रिपोर्टिंग डेट को, मतलब जैसे 31 मार्च को आप बना रहे हो, तो आप क्या देखोगे, 31 मार्च के आगे आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसे बेचना चाहते हो तो भी वो क्या हो जाएगी आपके लिए, करंट एसेट। या फिर वो क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के जैसा उसमें लिखा है कि वो अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई कैश हो जिसके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता लगी या किसी भी तरीके की बाध्यता लगी है जिसमें आप उससे 12 महीने तक यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर वो करंट नहीं बचेगा, नहीं तो वो करंट रहेगा। क्लियर है। अब एक बार वापस देखिए, देखो करंट एसेट किसे कहेंगे, कोई भी ऐसी एसेट जिससे हम क्या करना चाह रहे हैं, जिससे हम पैसा या उससे होने वाला बेनिफिट हम रियलाइज करना चाहते हैं हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, या फिर जैसे हम लेके आए हमारे पर्टिकुलरली उससे हम ट्रेड करने के लिए, या फिर रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ के अंदर अंदर उससे पैसा या जो भी उसका बेनिफिट है वो हम रियलाइज करना चाह रहे हैं, या फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में पड़ा है, मतलब कैश में पड़ा है या बैंक में पड़ा है, या फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है जिससे अपन आराम से पैसा जो वो बना सकते हैं, इस तरीके का कोई, लेकिन वो अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी तरीके की बाध्यता नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगी, करंट एसेट। इसमें से सब में क्या लगा हुआ है, और तो इसमें से एक भी कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई हो गई वो क्या बन जाएगी, करंट एसेट। क्लियर है। उसी टाइम ये क्या बन जाएगी, करंट एसेट। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इसमें से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन करंट एसेट। क्लियर है। अब समझिएगा, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारी एक मशीनरी थी, मशीन को हम लेके आए, उसको हम 10 साल तक यूज करने के पर्पज़ से लेके आए। क्लियर। और हम उसको यूज कर रहे थे, 5वें साल तक उसको हमने अच्छे से यूज किया, और 5वें साल के लास्ट में बैलेंस शीट वाले दिन हमने देखा कि अब इस मशीनरी के अंदर ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, तो हमें इस मशीनरी को क्या कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। और सब ने मिल के डिसाइड किया कि हाँ भाई बेच दो बेच दो। तो हमने कहा कि इसको आगे वाले 5-6 महीने में इसको बेच देंगे। क्लियर है। अब क्या कहेंगे, क्या डिसाइड किया है कि आगे वाले 5-6 महीने में इसको बेच देंगे, तो ये करंट एसेट होगी या नॉन करंट एसेट होगी,
नॉन करंट। क्यों नॉन करंट होगी? देखो ये छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पर आपको इमोशन से नहीं सोचना है, हमें पहले चेक करना है कि क्या वो हमारे करंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है। कोई एक भी पॉइंट से डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है, हाँ कर रही है, तो वो करंट है। समझ आ रही बात? तो वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए करंट हो जाएगी। समझिएगा, मशीनरी थी, लाए थे 10 साल के लिए, रिपोर्टिंग डेट की बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग डेट के अंदर उसको अपन अपने आगे वाले ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज करेंगे क्या? हो सकता है करें, नहीं करें। उसको ट्रेड करने के लिए लेके आए थे क्या? नहीं। लेकिन क्या हम उससे हमारे रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर उसको सेटल करना चाह रहे हैं क्या? हाँ, सेटल करना चाह रहे हैं। तो उस केस के अंदर वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाएगी। और इसी वजह से अपन इन्वेंट्री का एक वैल्यूशन का रूल होता है, इन्वेंट्री को हम वैल्यू कैसे करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, सॉरी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कि उस पर कितना पैसा लगाया था और उससे आज कितना पैसा मिल रहा है, उसमें से दोनों में से जो कम है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? वैल्यूशन करते हैं। और जैसे ही हम कोई एसेट को डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब कि हम उसे बेचने के लिए रख देते हैं, उसी वक्त उसके ऊपर ये सेम टू सेम प्रिंसिपल लग जाता है। उसको हम क्या कर देते हैं कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के हिसाब से वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अब वो नॉन करंट एसेट के हिसाब से नहीं बची है, अब वो क्या हो जाएगी? करंट एसेट के हिसाब से। समझ आ रही बात? क्लियर है? अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो पहले थी, हमने पहले लेके आए थे 10 साल के लिए लेके आए थे, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन अब हम उसे आगे वाले 5-6 महीने में उसे बेचना चाह रहे हैं, तो अब वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाएगी। और उसके अंदर रूल कैसे लगेंगे? जैसे करंट एसेट के अंदर रूल लगते हैं वैसे, जिस तरीके से करंट एसेट का वैल्यूशन होता है उस तरीके से फिर उसका वैल्यूशन होगा, ना कि नॉन करंट एसेट के हिसाब से होगा। क्लियर है? समझ आ रही बात? इसके बाद में असेट का ही वापस आगे जो है वो बाइफर्केशन एक और होता है। देखो ये चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन ये सारी जो आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता है, या फिर ऐसे जो भी छोटे मोटे जो अपने क्वेश्चन दिमाग के अंदर आते हैं, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन बेसिक बातों के अंदर अपने को सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। कि भाई गुडविल जो है वो कभी बुक के अंदर लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, ये बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो इनकी डेफिनेशन से पता चलेगा। कोई भी एस अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है? सबसे पहले दी जाती है उसकी डेफिनेशन। क्लियर है? तो अभी अपन डेफिनेशन वाला पार्ट देख रहे हैं, फिर अपन 2-3 जो एस है जो हमारे लिए थोड़े जिनसे अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर हो सकती है, उनके हम रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया देखेंगे। जैसे कि असेट है, लेकिन असेट हम हमारी बुक के अंदर कब लिख सकते हैं, कब तक नहीं लिख सकते, वो जो है वो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया भी देखेंगे। क्लियर? ये थोड़ा सा शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा सा कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार ये ग्रिप में आ जाएगा तो आपको खुद जो है आपके दिमाग के अंदर इन चीज़ों के आंसर खुद से दे पाओगे कि भाई इस पर लगना चाहिए डेप्रिसिएशन, इस पर नहीं लगना चाहिए, ये असेट हमारी बुक के अंदर आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, इसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप खुद जो डिसाइड कर पाओगे। अब पहला हमने इससे जस्ट पहले क्या किया? एसेट को बाइफरकेट किस तरीके से किया? करंट और नॉन करंट से। अब हम एसेट को बाइफरकेट करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट से। टेंजिबल एसेट कौन से? सिंपल सा सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो अपने को इसमें कभी भी दिक्कत आती नहीं है। अपन सीधा सीधा कहते हैं, जैसे हम टच कर सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, वो हमारे लिए
क्या एक तरीके की टेंजिबल। ये फिक्स एसेट का आगे का जो है वो बाइफर्केशन जो वो करते हैं अपन, टेंजिबल और हाँ बिल्कुल। एक अब भी अपन इसके जस्ट बाद में कन्वेंशन वगैरह पढ़ेंगे, उसके अंदर जैसे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर बन रखे हैं कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये सारा चीज़ें जो वो इंटेंशन बेस्ड ही होती है। जैसे अलग अलग एज पढ़ते हैं तो उसके अंदर और ज़्यादा थोड़ी और क्लियरिटी आती है कि भाई जैसे एज जो शायद 13 है इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें तो स्पेसिफिक प्रोविज़न दे रखा है कि भाई आपका करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाए या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो उसका क्लासिफिकेशन जब चेंज होगा तो उनकी वैल्यूशन में किस तरीके से उसका वैल्यूशन किया जाएगा। समझ आ रही बात? क्योंकि हो सकता है कि भाई किसी के साथ अपने को पहले लग रहा था कि इसके साथ 4-5 महीने बड़ी मुश्किल से गुजार पाएंगे, लेकिन फिर लगा कि जीवन भर के लिए यही ठीक है। या हो सकता है कि हमको कभी लगा था कि इसके साथ जीवन भर गुजार लेंगे, 2-3 महीनों में उनके लक्षण देखे और लगा कि अब ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। तो इंटेंशन चेंज होता है, इंटेंशन चेंज होने के साथ करंट नॉन करंट बन सकता है, नॉन करंट करंट बन सकता है। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो जो आपके लिए नॉन करंट एसेट थी वो करंट हो सकती है, और जो करंट है वो नॉन करंट हो सकती है। क्लियर है? अब अपन बात करें टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। देखो कुछ एज जो है वो आपको ध्यान रखने ही चाहिए। जैसे आपके सिलेबस के हिसाब से एज 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, एज 10 आपको जो है फिक्स एसेट पहले नाम था उसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अब नाम हो गया। एक आपको एज 26 इंटेंजिबल एसेट, ये इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक ज़्यादा इनके ऊपर, इनमें जो बात ज़्यादातर बातें वो कौन सी बेसिक, पहले एज 6 भी जो था डेप्रिसिएशन का वो भी था, लेकिन वो भी एज 10 का हिस्सा हो गया। तो टेंजिबल एसेट क्या है? या इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट किससे कहेंगे? ऐसी कोई एसेट, एसेट जैसे ही लिखा इसका मतलब क्या है? उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइज को मिलना चाहिए और उसका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी कोई एसेट जो लाए हैं हम, किसके लिए लेके आए हैं? प्रोडक्शन और सप्लाई में यूज करने के लिए, या फिर प्रोडक्शन और सप्लाई में यूज करने के लिए, या फिर हम उसे लेके आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, और या फिर एक और वर्ड आता है इसके अंदर और टू रेंटल टू अदर्स। कोई भी एसेट समझिएगा, टेंजिबल फिक्स एसेट कोई भी ऐसे एसेट जिसको हम लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं? ताकि हम क्या उसको कहाँ यूज करें? या तो प्रोडक्शन और सप्लाई के अंदर। प्रोडक्शन और सप्लाई के अंदर सीधा सीधा छोटा छोटा एग्जांपल बता रहे हैं, सीधा समझ आ जाएगा आपको। प्रोडक्शन के अंदर जैसे मशीन लेके आए, तो उस मशीन को क्यों लेके आए? ताकि हमारा प्रोडक्शन हो पाए, हम यूनिट बना पाए। क्लियर? और सप्लाई के अंदर या तो प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर जैसे कि
टेंजिबल फिक्स एसेट के हिसाब से सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर जैसे हम कैमरा लेके आए, तो कैमरा क्यों लेके आए, ताकि हम हमारी सर्विस की सप्लाई कर पाए, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, टेंजिबल फिक्स एसेट। क्लियर है। या फिर हम उसको क्यों लेके आए, ताकि हम क्या कर पाए, उसको दूसरों को रेंट पे दे सके और रेंट कमा सके, जैसे कि अपना काम है गाड़ियाँ किराए देने का। क्लियर है। या फिर जैसे घर बना के घर किराए पे देने का। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये जो घर जो है हमारा, जिसको हम किराए पे दे रहे हैं और उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, या गाड़ियाँ जो है वो हमारे पास गाड़ियाँ और हम गाड़ियाँ दूसरों को किराए पर दे रहे हैं और उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है, इस पर्पज़ से लेके आए। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, जैसे कि टेबल है जिस पे ये कंप्यूटर वगैरह सारे रखे हुए हैं। अब ये न तो हम हमारे प्रोडक्शन के अंदर कोई काम आ रहा है, न सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर भी मान लीजिए कोई काम नहीं आ रहा है, न हम इसको दूसरों किराए पे दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ में काम आ रहा है, मतलब हम उसको हमारे बिजनेस को और स्मूथ तरीके से कर पाएँ उसमें ये मदद कर रहा है, तो भी वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए टेंजिबल फिक्स एसेट की क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, टेंजिबल फिक्स एसेट कब होगी, ये तो होना चाहिए, उसके अलावा उसको क्या हो, 12 महीने से ज़्यादा यूज करने का इंटेंशन हो। क्लियर है। ऐसा नहीं कि उसको हम 6 महीने 7 महीने के लिए यूज करने के हिसाब से लेके आए, नहीं, तो उस केस के अंदर वो हमारे टेंजिबल फिक्स एसेट के अंदर नहीं आएगी। दूसरा क्या हो सकता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल के अंदर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वो नहीं लिखा है कि उसको छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, वो इसका सारा क्या होता है, इंटरप्रिटेशन जो है उसके अंदर आता है, बाकी जो मेन डेफिनेशन है वो इतनी ही दे रखी है। अब इनटेंजिबल में दिक्कत आती है। इनटेंजिबल के अंदर क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि एक्चुअल में डेफिनेशन देने लायक जो डेफिनेशन थी वो इनटेंजिबल फिक्स एसेट की थी। क्या लिखा है, जो आइडेंटिफाइबल हो, आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट, सॉरी नॉन मॉनेटरी यहाँ लिखना है, आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है और विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। समझिएगा, ना इतनी ज़्यादा डेफिनेशन हार्ड ना आपको कभी पूछी जाएगी, ना आपको इनको रटना है, सिर्फ एक बार समझना है। क्योंकि क्वेश्चन कैसा आया था, क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था कि गुडविल क्या है, टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है। या फिर क्वेश्चन आता है कि इसमें से इनटेंजिबल का एग्जांपल कौन सा है, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, कार। क्लियर है। क्वेश्चन इतने सिंपल से आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई हम इनटेंजिबल कब कहते हैं और हम किसी को टेंजिबल कब कहते हैं। अब देखिए, टेंजिबल के अंदर कोई दिक्कत उनको थी ही नहीं कि भाई ये चीज़ें हो, कि भाई वो लिखते कि उसको छू सकते हैं नहीं छू सकते, क्यों, पता है कि एसेट का मतलब क्या होगी, दिखेगी। दिक्कत कहाँ आती है, इनटेंजिबल के अंदर। तो उन्होंने क्या कहा, इनटेंजिबल फिक्स एसेट तब बनेगी जब वो क्या हो, एक तो आइडेंटिफाइबल हो। जैसे कोई कॉपीराइट है तो वो कॉपीराइट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि ये कॉपीराइट है, इसकी वजह से हमें ये फ़ायदा मिलेगा, या ये पेटेंट इसकी वजह से हमें ये फ़ायदा मिलेगा, या ये गुडविल है इसकी वजह से ये फ़ायदा मिलेगी, उसको हम क्या कर पाए, अलग से पहचान पाए। दूसरा क्या हो, वो नॉन मॉनेटरी हो। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है, तो उसके लिए वर्ड आपको समझना होगा, मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब क्या है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू मतलब जैसे कि 10 रुपये का एक नोट है, तो 10 रुपये का नोट की वैल्यू क्या होगी, 10 रुपये होगी। कल क्या होगी, 10 रुपये होगी। 10 साल बाद क्या होगी, 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये होगी। समझ आ रही बात, क्यों, क्योंकि 10 रुपये का फिक्स अमाउंट जो है उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है कि ये इसकी वैल्यू है और उतनी ही रहेगी। तो मॉनेटरी के अंदर इसके और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि करेंसी हो गया, डेटर्स हो गया। क्लियर। जैसे डेटर्स से हम किसी से 50,000 मांगते हैं तो उससे कितना मांगे, 50,000 ही मांगे। वो ब्याज लगा सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसको उससे कितना पैसा मांगेंगे, वो प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 का 50,000 रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा, इनटेंजिबल फिक्स एसेट कौन सी है, जो पहली बात तो आइडेंटिफाइबल हो,
और नॉन मॉनेटरी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो। क्यों ऐसा क्यों लिखा गया? क्यों फिक्स एसेट का मतलब नॉर्मली यही होता है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे ये बोर्ड है, खरीदा तब उसकी वैल्यू अलग थी, आज इसकी वैल्यू अगर 10 जनों को पूछेंगे 10 जने अलग अलग बताएंगे, कोई भी फिक्स वैल्यू इसकी नहीं है। जबकि मॉनेटरी के अंदर जो भी एसेट होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे कि 10 रुपये का नोट पहली दुकान पे देंगे तो भी 10 रुपये की वैल्यू की चीज़ देगा, दूसरी दुकान पे भी 10 रुपये की वैल्यू की चीज़ देगा, तीसरी दुकान पे भी 10 रुपये की वैल्यू की चीज़ देगा। तो ये वैसे दोनों ही टेंजिबल भी नॉन मॉनेटरी टाइप की होती है और ये भी नॉन मॉनेटरी टाइप की होती है। और तीसरा जो है वो विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है कि भाई गुडविल क्या है। एक बार आ चुका है इसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही, गुडविल, पेटेंट और जैसे कॉपीराइट, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? अब ये जो है ना टेंजिबल फिक्स एसेट, इसकी जगह क्या हो गया, नाम चेंज हो गया। जैसे एस10 आ गया ना, तो एस10 ने अपना नाम चेंज करके क्या लिख दिया, अपना नाम बदल के रख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मतलब डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का मतलब है एक एसेट जो इसको हम लेके आए या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में या सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए, या हम उसको यूज करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, या हम उसे दूसरों को किराए देने के लिए लेके आए और हमारा इंटेंशन है 12 महीने से ज़्यादा उसको यूज करने का इंटेंशन है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले एस10 का नाम फिक्स एसेट था, तो यहीं पर क्या लिखा होता था, फिक्स एसेट का मतलब एक ऐसी एसेट है जो हम लेके आए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए या सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए या फिर दूसरों को किराए पे देने के लिए या 12 महीने से ज़्यादा यूज करने के, और प्लस उसमें 12 महीने से ज़्यादा यूज करने का इंटेंशन। इनटेंजिबल एसेट कौन सी है? इनटेंजिबल का अगर सीधा सिंपल सा मतलब समझे तो वही है कि भाई जिसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन इन्होंने कहा कि सिर्फ इतना नहीं है कि विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, दूसरा उसके साथ वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल भी होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर एसेट ये है। समझ आ रही बात कि भाई ये जैसे कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट हमको ये अधिकार देता है और इस अधिकार की ये वैल्यू है, तो वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए और नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी एसेट को एक, और फिक्स एसेट को अलग तरीके से बांटे तो टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। थोड़ा अपन जब फॉर्मेट देखेंगे लास्ट के अंदर शेड्यूल 3 वगैरह देखेंगे तो उसके अंदर ये वापस आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी एक बार डेफिनेशन देख रखी होगी तो वहाँ और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में ये एसेट जो है अपन ने पढ़ लिया, एसेट को जैसे किस तरीके से पढ़ लिया, करंट, नॉन करंट, और नॉन करंट के अंदर मेनली टेंजिबल और इनटेंजिबल। और इनटेंजिबल की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने साथ ही साथ देख लिया मॉनेटरी एसेट और नॉन मॉनेटरी एसेट। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है? अब ये जो एसेट है, इस एसेट को हम हमारी बुक में लिख कब सकते हैं? समझिएगा, छोटी सी बात है। क्या है कि ये जो एसेट है, कोई एसेट हम लेके आए हैं, उस एसेट को हम अपनी बुक में कब लिख सकते हैं? मान लीजिए हम एसेट लेके आए, उसका पैसा नहीं दिया, तो क्या लिख सकते हैं? या ऐसा कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का बनता हो कि हम उसे कब लिख सकते हैं वगैरह, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या दे रखा है कि एक है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि भाई इसने क्या कहा कि आपको किसी एसेट को अपनी बुक के अंदर लिखने के लिए आप ये चीज़ चेक करो। अगर ये चीज़ हो जाती है तो आप क्या कर दीजिएगा, इसे अपनी बुक के अंदर लिख दीजिएगा, और अगर ये चीज़ नहीं होती है तब तक आप मत लिखिएगा। हमने कहा क्या लिखा है, कैश वगैरह के बारे में लिखा है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा कि प्रोबेबल है
प्रोबेबल का मतलब क्या है, प्रोबेबल आगे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, जब लाइबिलिटी, प्रोविजन और कंटीजेंट लाइबिलिटी का जब फर्क देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी देखेंगे। प्रोबेबल का मतलब क्या है, मोर देन 50% चांस, ज़्यादा चांस जो है वो होने के। प्रोबेबल क्या है कि उस एसेट का जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो क्या होगा, फ्लो होगा किसकी तरफ, एंटरप्राइज की तरफ। मतलब कि ज़्यादा चांस है कि उससे होने वाले फ़ायदे जो वो एंटरप्राइज को मिलेंगे। मतलब मशीन दिया तो मशीनरी से बनने वाली यूनिट है एंटरप्राइज की होगी, पहली चीज़ तो ये क्लियर। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, उसकी कॉस्ट क्या हो, मेजरेबल हो। उसकी कॉस्ट क्या हो, मेजरेबल, मतलब कॉस्ट जो वो क्या हो, मापने योग्य हो। कॉस्ट क्या हो, मापने योग्य हो। अगर कॉस्ट मेजरेबल है, सॉरी ये दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। इसका काफ़ी अलग फ़र्क पड़ जाता है, कई बार और लिखा होता है, कई बार एंड लिखा होता है, यहाँ पर एंड है। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कोई एसेट है और उस एसेट को हम हमारी बुक के अंदर लिखना चाहते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या उस एसेट से होने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे तरफ आएगा क्या, क्लियर। और दूसरा हम देखेंगे कि क्या उसकी कॉस्ट मेजरेबल है। अगर है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम उसे क्या करेंगे, अपनी बुक के अंदर लिख पाएंगे। अदरवाइज हम हमारी बुक के अंदर उसको एसेट को नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब एक कहने का मतलब ये है कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने उसका पैसा दे दिया है कि उधार लाए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। हम एसेट लेके आए, उधार में भी लेके आए, लेकिन उसका मशीन से बनने वाली यूनिट है अपने पास आने वाली, और उसकी कॉस्ट मेजरेबल है तो हम लिख पाएंगे, क्लियर है। और वैसे हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर भी आता है अक्रूवल, तो कि भाई चीज़ें जो वो अक्रूवल बेसिस पे लिखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा है पैसा जाए, वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो बाद में भी हो सकता है। एक कोई एंटिटी है, उसने 5 लाख रुपए देकर किसी, सॉरी एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, एक कोई वकील है, वो नया नया वकील बना है, और उससे पहले कोई पुराना वकील जो है वो चल बसा है, तो उस पुराने वाले वकील की गुडविल को नए वाले वकील ने 5 लाख रुपए देकर खरीदा है। समझ आई बात। एक कोई नया वकील बना है और कोई पुराना वकील जो वो चला गया, उसके घर वालों से उसकी गुडविल 5 लाख रुपए देके नए वाले वकील ने उस गुडविल को खरीदा है। क्या इस गुडविल को नया वाला वकील अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा? अगर परचेज कंसिडरेशन पे किया तो वैसे पे किया नहीं किया उससे कोई अपने को फर्क नहीं पड़े, कॉस्ट मेजरेबल है तो अपन लिख पाएंगे, क्लियर। समझ आ रही बात। एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने अपने ओवर द पीरियड, उसकी समोसों की दुकान थी, समोसे मिर्ची बड़े, उसने अच्छे समोसे मिर्ची बड़े दिए, कभी भी उसने अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और धीरे धीरे उसका बहुत बड़ा नाम हो गया। और वो जो है वो इस गुडविल को अपनी बुक के अंदर लिखना चाहता है, तो क्या वो इस गुडविल को अपनी बुक के अंदर लिख पाएगा क्या? बिल्कुल समझ आ रही बात। तो अगर कोई पूछे कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको हम बुक के अंदर लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता। अब रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया ये जो है, ये एज 10 हो और एज 26 हो, एज इट इज़
फोटोकॉपी। समझ आ रही बात? एज इट इज जो है इसकी जो सेम ही बात लिखी गई है, दोनों में कोई भी तरीके का फ़र्क नहीं दिया गया। जैसा एज 10 में लिखा गया वैसा वैसा एज 26 में लिखा गया कि अगर आपको लिखना है अपनी बुक के अंदर तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइज की तरफ फ्लो होने चाहिए और कॉस्ट जो वो क्या होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। अब आज ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ वर्ड और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको आज यहीं तक करेंगे। कल से थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करके ग्रुप में मेरे को बता दीजिएगा। या तो हम 2 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़े, जो कि थोड़ा हो सकता है कि भाई बोरिंग सा हो जाए, तो इसके लिए हम 2 सब्जेक्ट साथ शुरू कर दें भाई। 1 घंटा जो है वो जैसे अकाउंटिंग करें और 1 घंटा जो अपन FM पढ़ ले, या फिर कोई और कॉस्ट अकाउंटिंग या जो भी सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट साथ में शुरू करें। नोट्स साथ में बनाओ तो भी चलेगा, नहीं होगा तो मैं ये तो क्लास नोट्स ये जो है इसको अपलोड कर दूंगा, या फिर ये जो है मैंने ये इनको जो PDF बना रखा है उस PDF को भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप जिसमें से पढ़ना चाहे उसमें से पढ़ लीजिएगा। वैसे क्लास नोट्स जो है ये क्लास वाले, इनसे आप करोगे तो थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा, मतलब फटाफट हो जाएगा, क्योंकि अपन लिखते जाते हैं तो थोड़ा मेन चीज़ ही। तो फिर अपन 2 सब्जेक्ट ही रखेंगे जो ताकि साथ साथ चलते रहें। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उससे पहले एक वर्ड जो है उसका मैं मतलब बता देता हूँ। एक वर्ड होता है इम्पेयरमेंट, जिस तरीके से अपन घटाव कह सकते हैं, एक तरीके से जब असेट की वैल्यू क्या हो जाती, कम हो जाती। एग्जाम्पल समझने के लिए ये जो है आगे वाले 2-3 वर्ड है उसको समझने के लिए इसका एग्जाम्पल में इसका जो है वर्ड का जिक्र आएगा, इसलिए इसको बता रहे हैं। इम्पेयरमेंट क्या होता है, जैसे कोई एसेट है, वो एसेट मान लीजिए 10 लाख रुपए के अंदर हमने क्या किया, एक प्लॉट खरीदा। समझिएगा, अपन जो करंट और नॉन करंट के अपन बाइफर्केशन कर रहे थे ना, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फ़र्क कैसे पड़ता है, जैसे इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा पहले अपन फर्क से समझते हैं कि किस तरीके से होगा और फिर देखेंगे। एक 10 लाख रुपए के अंदर हमने प्लॉट खरीदा, क्लियर है। अकाउंटिंग जो है वो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई एसेट है, सब्जेक्ट है। इस वजह से इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक आपका कॉमन सेंस लगाना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ आ रही बात? क्योंकि साइंस के अंदर जैसे भाई हार्ट जो वो धड़क रहा है, इस तरीके से धड़क रहा है, उसको समझना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमने ये चीज़ें हमने खुद नहीं बनाई है, हमारी सहूलियत के हिसाब से बनाई है ताकि हम अपना काम आसानी से कर पाए। तो ये बेसिकली ये लॉजिकल चीज़ें हैं, इसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं। ये एक 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया, ये प्लॉट है ए और एक प्लॉट है बी, जो हमने खरीदा 2 लाख रुपए। अब समझिएगा, ये 10 लाख रुपए का प्लॉट हमने खरीदा कि ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि भाई आगे मान लीजिए हमारे जब बच्चे होंगे तो उनकी शादी के लिए ये काम आएगा, या उनके घर बनाने के लिए काम आएगा, या हम अपना घर बनाएंगे इसके अंदर, उसके लिए इस प्लॉट को हमने खरीदा। क्लियर? ये 2 लाख का प्लॉट हमने खरीदा है और हम इसे किस लिए खरीदा है कि हम इसे बेचें और इससे मुनाफा कमाएं। अब अपन इन दोनों में से किसकी प्राइस कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे, प्लॉट ए की या प्लॉट बी की? किसकी चेक करते रहेंगे? प्लॉट ए की वैल्यू बार बार चेक करेंगे या प्लॉट बी की वैल्यू बार बार चेक करेंगे? बी की। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि हमने इसको खरीदा ही किस इंटेंशन से, किसके हिसाब से, बेचने के इंटेंशन से। इसीलिए इस एसेट के अंदर कल को इसकी वैल्यू 1,80,000 हो गई, मान लीजिए 31 मार्च को इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1,80,000। तो हम क्या कहेंगे, 20,000 का फटका। वैल्यू कम हो गई तो अपने दिमाग के अंदर लगा लेंगे 20,000 का फटका लग चुका है। समझ आ रही बात? यहीं पर अगर इस 10 लाख के प्लॉट की वैल्यू कल को 9,60,000 हो गई
तो हम ये कहेंगे नहीं, कहेंगे कि भाई 40,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि अपन ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं इसको बेचने का, तो अपना नुकसान कहाँ। समझ आ रही बात, क्यों, अपना कोई इंटेंशन ही नहीं इसको बेचने का, तो इसके भाव कम भी होंगे तो अपन क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, अपने कौन सा बेचना है, घर बनाएंगे, वैल्यू तो धीरे धीरे प्लॉट की बढ़नी है, ज़मीन की वैल्यू बढ़नी है। जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तब अपने को झटका लगेगा, चिंता होगी। इस वजह से इन करंट एसेट के लिए क्या कहा गया, इनके वैल्यूशन के लिए क्या किया गया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, दोनों में से जो कम है, 2 लाख रुपए या 1,80,000। कल को ये 2 लाख की जगह इसकी मार्केट में वैल्यू इसकी 2,20,000 हो जाती, तो भी हम कितने में लिखते, 2 लाख में, क्योंकि एक वो अपना कॉन्सेप्ट और है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, जो कि कहता है, उदारवाद का कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि अगर हमें उम्मीद है कि आगे हमें प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसे इग्नोर करें, और अगर कोई लॉस होने वाला तो उसके लिए अपन क्या करें, उसको अपने बुक के अंदर लिखें। क्लियर है। अब समझिएगा, करंट एसेट जो होता है उसके अंदर छोटे मोटे फ्लक्चुएशन अगर आते हैं तो वो क्या होते हैं, साथ ही साथ, अगर डाउनवर्ड होते हैं तो वो साथ ही साथ रिकॉर्ड होते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो नॉन करंट एसेट है उसके अंदर जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन है उसको अपन क्या करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन मान लीजिए ये हमने एक प्लॉट खरीदा था, ये जो हमने 10 लाख के अंदर प्लॉट खरीदा, और हमने इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही खरीदा था, और हमने कहा घर वगैरह बाद में बनाएंगे, पहले इसकी 4 दीवारी करवा के छोड़ देते हैं। 4 दीवारी करवाने गए और उसके अंदर क्या मिल गया, मान लीजिए कोई कंकाल मिल गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी मिल गया, और जिससे एक धारणा बन गई कि ये जो है ज़मीन क्या है, स्थापित है, यहाँ पर कोई भूत प्रेत का कुछ ऐसा है। क्लियर है। और अब इसकी वैल्यू जो वो मान लो कम होके अब 2 लाख में बेचने को जा रहे हैं, और 2 लाख में भी बिक नहीं रही, और अब हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू वापस कभी भी 10 लाख नहीं होगी, अब वापस इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ेगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर कोई ऐसा लॉस हो जाता है जो कि हमारी फिक्स एसेट का था, जिसमें छोटा मोटा लॉस हम देख ही नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा कोई एसेट लॉस हो जाता है जो क्या हो, लॉस जिसकी वैल्यू में लॉस किस नेचर का हो जाए, जो परमानेंट नेचर का हो जाए, कि भाई ये वैल्यू वापस अब कभी नहीं बढ़ेगी, ये लॉस जो हुआ है 8 लाख रुपए इसकी वैल्यू कम हुई है, ये हमेशा के लिए हो गई, परमानेंट जो इसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तब अकाउंटिंग कहता है, अकाउंटिंग का कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी कहता है कि भाई अगर ऐसा कोई एक्सपेक्टेड लॉस हो तो लिखना चाहिए। पहले 10 लाख की जगह 9,60,000 हो रहे थे, 9,50,000 हो रहे थे, 9 लाख भी हो जाते तो अपन उसको लॉस नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो लॉस था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर परमानेंट नेचर का हो जाए तो उसको अपने को क्या करना होता है, अपने बुक के अंदर लिखना होता है। और ये जो लिखा जाता है, ये 8 लाख रुपए का लॉस जो परमानेंट नेचर का, उससे अपन क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। क्लियर। ये एक वर्ड जो है वो थोड़ा सा समझाना था, इसके बाद में अपन इसके बारे में बात शुरू करते हैं। अब अपन 2-3 वैल्यू के बारे में बात करेंगे, एक कैरिंग अमाउंट, एक फेयर वैल्यू, एक कॉस्ट, और इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है, सबसे पहला वर्ड है कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट सॉरी, कैरिंग अमाउंट। एक कोई एसेट है जो हमने खरीदी थी, तब कितने में खरीदी थी, 10 लाख रुपए में। क्लियर है। उस पे आज तक ये खरीदी थी, मान लीजिए आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले खरीदी थी, कितने में, 10 लाख रुपए में। 2 साल के अंदर इस पे डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 1 लाख रुपए का, और इसके ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस लगा चुके हैं 50,000 रुपये का। तो इस एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या होगा,
ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 9 लाख, ऑप्शन सी 8.5 लाख। 8.5 लाख समझ आ रही बात? तो इसका आंसर क्या आएगा? 8.5 लाख। यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है, और ये तीनों ऑप्शन दे देता। 10 लाख, 9 लाख और 8.5 लाख। कितने? 10 लाख। समझ आ रही बात? कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? उस एसेट को हम कितने पे कैरी करेंगे। 10 लाख का था, 1 लाख का डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हो जाएगा, 50,000 का इसके अंदर इम्पेयरमेंट लॉस है जो लेस करके अपन इसको 8.5 लाख रुपए में बताएंगे। अगर इसके साथ ही ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आ जाता है तो अपन क्या कहेंगे इसको? ओरिजिनली जो इतने पे खरीदा था उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। कितने पे लिखेंगे? 10 लाख पे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे पूछ ले कि भाई कैरिंग अमाउंट क्या है, तो कैरिंग का मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैरिंग अमाउंट। और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या? ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू थी, या फिर जैसे कहें कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, जो इकट्ठा किया गया डेप्रिसिएशन और जो इकट्ठा हुआ इम्पेयरमेंट लॉस है उसको लेस करने से पहले की वैल्यू जो वो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, और इसको हटाने के बाद की जो वैल्यू है वो क्या है? आपकी कैरिंग अमाउंट है। तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लेस accumulated depreciation लेस accumulated depreciation और accumulated impairment loss। तो ये क्या हो जाएगा? कैरिंग अमाउंट। क्लियर है? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एसेट है जिसका कैरिंग अमाउंट है 10 लाख रुपए। अब आपको समझ आना चाहिए 10 लाख कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि इसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह हटाने के बाद इसकी वैल्यू क्या है? 10 लाख रुपए। क्लियर है? अब इस एसेट को, अपने पास इस एसेट के लिए दो ऑप्शन है। या तो इस एसेट को हम क्या करें? यूज करें, या हम इसे क्या करें? बेच दें। यूज करेंगे, इस एसेट को यूज करेंगे तो जो इससे यूनिट्स बनेगी, जो यूनिट्स प्रोड्यूस होगी, उन यूनिट्स की वैल्यू है 8 लाख रुपए। और अगर इसको हम बेच दें तो ये हमारी सेल होगी 9 लाख रुपए में। लेकिन सेल होगी 9 लाख में, लेकिन सेल करने के लिए 50,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। अब पूछा गया है इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। हम आगे पढ़ेंगे भाई कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। तो एनआरवी क्या है इसकी, इस एसेट की एनआरवी क्या मानेंगे?
सेलिंग अमाउंट, मतलब आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए एनआरवी इसकी 9 लाख, ऑप्शन बी एनआरवी इसकी 8.5 लाख, ऑप्शन डी सी सॉरी इसका ऑप्शन है, ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, 8 लाख। साढ़े 8 लाख। इसका ऑप्शन आप बता रहे हैं 8.5 लाख। सेम एग्जाम्पल, अगर यूनिट प्रोड्यूस जो करें उनकी वैल्यू है, जो प्रोड्यूस करें उनकी वैल्यू है 9 लाख, और जो सेल करें तो होगी 9 लाख में, लेकिन इसको करने में खर्चा होगा 50,000 का। अब एनआरवी इसकी क्या है, 9 लाख या 8.5 लाख? साढ़े 8 लाख। देखो समझिएगा क्या लिखा गया है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है, अपने को वर्ड से लिखता है नेट रियलाइजेबल का मतलब कि इससे नेट पैसा कितना बचेगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ोगे और थोड़ा सा इसका मतलब समझोगे तो थोड़ा सा इसका फ़र्क आ जाता है। फ़र्क कैसे आ जाता है कि कोई चीज़ आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें पहले लॉजिकल तो आपको होना ही होगा, एक कॉमन सेंस तो आपको लगाना ही होगा। अगर कोई चीज़ जो है एसेट है जिससे अपन कुछ यूनिटें प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे 9 लाख रुपए अपन कमा सकते हैं, और उसको बेचने पे अपने को 9 लाख रुपए मिलेंगे और 50,000 का खर्चा होगा, मतलब कि यहाँ अल्टीमेटली 8.5 लाख रुपए बचते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई आदमी बेचना प्रेफर करेगा क्या? क्या ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी आदमी बेचना प्रेफर करेगा क्या? क्या कोई 8.5 लाख में बेचना चाहेगा क्या? नहीं। समझ आ रही बात? क्या अपन 8.5 लाख में बेचना चाहेंगे या यूनिट प्रोड्यूस करना चाहेंगे? तो ये इस और अकाउंटिंग दोनों कहता है कि आदमी कॉमन सेंस रखता है और वो ऐसी स्थिति के अंदर बेचना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर एनआरवी का मतलब, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि हम कितना रियलाइज करेंगे। तो क्या हम 8.5 लाख रियलाइज करेंगे क्या? नहीं, हम रियलाइज कितना करेंगे? 9 लाख। समझ आ रही बात? इस वजह से एनआरवी की डेफिनेशन क्या दी गई है? एनआरवी की डेफिनेशन दी गई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है हायर ऑफ, कि इन दोनों में से जो ज़्यादा है, क्या? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो हमारी क्या बनेगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक अपना कॉन्सेप्ट बनता है जो कि अपन इन्वेंट्री वैल्यूशन के अंदर, अकाउंट इन्वेंट्री वगैरह के वैल्यूशन के अंदर जिसके ऊपर हम बात करते हैं, AS2 के अंदर एस वगैरह जो है वो मैं नाम याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आप इनको याद करो। ये कॉन्सेप्ट और इसका सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ध्यान रखनी है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई रॉ मटेरियल है, समझिएगा भाई, अपन क्या करते हैं इन्वेंट्री, कॉस्ट और
NRV विच एवर इज लोअर के हिसाब से करते हैं। अगर कोई इन्वेंट्री है हमने 5,000 में खरीदी, अभी उसकी वैल्यू 7,000 है तो हम 5,000 पे रखेंगे, उसकी अभी वैल्यू 5,000 है, मार्केट वैल्यू तो भी 5,000 रखेंगे, और 5,000 में खरीदा और अब उसकी वैल्यू अगर 4,000 ही है NRV तो हम 4,000 पे लिखेंगे। यहाँ आप समझिएगा एक रॉ मटेरियल हमने खरीदा और इस रॉ मटेरियल को हमने खरीदा था 5,000 रुपये में। कितने में खरीदा था? 5,000। लेकिन इस रॉ मटेरियल की आज के केस में NRV है जो कितनी है? 4,000 रुपये है। कितनी है? 4,000 रुपये। 1,000 रुपये का लॉस हुआ। 1,000 रुपये का लॉस हमें हमारी बुक के अंदर लिखना चाहिए। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन थोड़ी आगे और इन्फॉर्मेशन देता है कि ये रॉ मटेरियल क्या होगा आगे जाके? फिनिश्ड गुड्स बनेगा। क्या होगा? फिनिश्ड गुड्स बनेगा। और फिनिश्ड गुड्स बन के ये सेल होगा कितने में? मान लीजिए 10,000 में। और इसको रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1,000 रुपये का खर्चा लगेगा। अब ऐसे केस के अंदर क्या ये 1,000 रुपये का नुकसान जो हो रहा है यहाँ पर रॉ मटेरियल का, क्या वो 1,000 रुपये का लॉस यहाँ पर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए। क्या ये लॉस लिखना चाहिए क्या? समझिए, एक बार वापस समझ लीजिए। रॉ मटेरियल है, लेके आए 5,000 में, लेकिन उस रॉ मटेरियल की आज वैल्यू सिर्फ 4,000 ही है। इस रॉ मटेरियल के ऊपर अपने को 1,000 रुपये का नुकसान दिख रहा है, लेकिन इस रॉ मटेरियल को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करने में 1,000 रुपये लगेंगे तो ये टोटल हमारी इसकी कॉस्ट हो जाएगी 5,000 और 1,000 6,000, और ये हमारा बिक जाएगा 10,000 के अंदर। तो क्या ये 1,000 रुपये का जो रॉ मटेरियल के ऊपर वैल्यू के ऊपर नुकसान हो रहा है, क्या ये हमें लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? ईयर एंड पे बचा रहेगा तो बुक करेंगे लॉस। अब देखो ये चीज़ थोड़ी सी देखो अलग है। हम जो इन्वेंट्री का वैल्यूशन जो देखते हैं ना, कॉस्ट और NRV, और हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ये जो है ये सिर्फ इतना ही देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग के अंदर बेसिक कॉमन सेंस हमेशा रहता है, मतलब जो कॉमन सेंस होगा उसके हिसाब से ही आंसर चलेगा। अगर कोई रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर अपने को लगता है कि 1,000 उसकी वैल्यू कम है, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको फ़ायदे में बेचेंगे, तो सीधी सी बात, हम कब बेचेंगे? उसको कन्वर्ट करके ही बेचेंगे। तो क्या हमें ये लॉस लिखना चाहिए क्या? इस वजह से AS2 ने फिनिश्ड गुड्स के वैल्यूशन के लिए तरीका अलग बताया। ये एक एग्जाम्पल AS2 ने इसी तरीके का एग्जाम्पल बना के बताया। उसने 2-3 एग्जाम्पल बनाए और उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई अगर जैसे एक रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल मान लीजिए 5,000 का है, उसकी वैल्यू हो गई 4,000, उसको कन्वर्ट करने में और पैसा लगेगा 5,000, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000, और वो बिक पाएगा 9,500 में। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 10,000 और 9,500 में। तो यहाँ नुकसान उसको कितना दिख रहा है? 500, और यहाँ नुकसान उसको कितना दिख रहा है? 1,000। अगर अपने पास दो ऑप्शन हो, 1,000 का नुकसान ले या 500 का नुकसान ले, तो अपन क्या लेंगे? क्या 1,000 का नुकसान लेंगे? क्या नहीं, अपन कितने का नुकसान लेंगे? 500 का। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू जो है वो -500 करके कितने पे शो करनी होती है? 4500 पे। एक बार के लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ज़्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, जब ये आएगा कॉन्सेप्ट तब अपन इसके ऊपर और बात करेंगे। तो फिनिश्ड गुड्स होता है, उसके अंदर तो कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, तो उसमें तो हम सीधा क्या करते हैं, देखते हैं कॉस्ट क्या और उसकी
एनआरवी क्या है, और जो भी लोअर है उस पर क्या कर देते हैं, वैल्यू कर देते हैं। जबकि यहीं पर अगर हम रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी सीधा करके नहीं करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी चाहे लोअर जो है उसके हिसाब से करके सीधा वैल्यूएशन नहीं करेंगे। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, ये तो देखेंगे कि इन दोनों में से कम क्या है, फिर हम देखेंगे अगर नुकसान हो रहा है तो क्या ये नुकसान हमारे फिनिश्ड गुड्स बनने पर भी मेंटेन रहेगा। अगर वहाँ पर मेंटेन नहीं रहेगा तो हमें यहाँ पर कॉस्ट पे ही रखना, कोई उसको कम करने की ज़रूरत नहीं। कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर में एनआरवी कम आ रही है, यहाँ नुकसान दिख रहा है, फिनिश्ड गुड्स पे गए और वहाँ पर भी नुकसान दिख रहा है, तो हमें नुकसान तो लिखना है, लेकिन कितना लिखना है तो देखना है कि यहाँ नुकसान ज़्यादा है या वहाँ नुकसान ज़्यादा है। अगर यहाँ नुकसान ज़्यादा है रॉ मटेरियल पे तो सीधी सी बात अपना कॉमन सेंस काम में लेंगे और अपन क्या करेंगे, उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके फिर ही बेचेंगे। तो जहाँ कम नुकसान है वो वाला लिखेंगे। क्लियर है। अगर रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी के केस के अंदर नुकसान दिख रहा है तो उस नुकसान को सीधा नहीं लिखेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि क्या हमारा फिनिश्ड गुड्स बनने पर भी ये नुकसान मेंटेन रहेगा। अगर फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद ये नुकसान होना ही नहीं है तो फिर हम ये लिखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि हाँ नुकसान अब भी है और नुकसान बाद में भी होगा तो हम देखेंगे कि नुकसान कहाँ कम होगा, क्योंकि लॉजिकल है कि हम वही एक्शन लेंगे। अगर यहाँ 1000 का नुकसान हो रहा है, फिनिश्ड गुड्स पे 500 का हो रहा है तो फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। यहाँ 1000 का नुकसान हो रहा है, फिनिश्ड गुड्स बना के बेचें तो 1500 का नुकसान हो रहा है, तो सीधी सी बात हम रॉ मटेरियल बेचेंगे। तो इन दोनों में से जहाँ कम नुकसान होगा वहाँ पर अपन जाएंगे। क्लियर है। तो ये एक एनआरवी का कॉन्सेप्ट था। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आगे वर्ड आएगा, इस वजह से इसको यहाँ पर अपन ने थोड़ा डिस्कस किया। इसके अलावा एक वर्ड आता है, एक दो वर्ड ही है ना, आप अभी आज पहला दिन है, ज़्यादा नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, सीधा कॉमन सेंस में अगर बात करें तो जो इसकी सही वैल्यू है, जिसके अंदर क्या हो, एक विलिंगफुल बायर एंड विलिंगफुल सेलर। जिसको बेचने की इच्छा है ऐसा ही तो बायर हो, और जिसको खरीदना हो ऐसा सेलर और बायर दोनों हो, जिनकी इच्छा होगी बेचना और खरीदना, वो आर्म्स लेंथ पे। लेंथ की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, मेरे को पक्का भरोसा है, LENGH। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन पे जो डिसाइड करते हैं वो क्या होगी, फेयर वैल्यू। जैसे कि इस पेन की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए मेरे को बेचना है और आपको खरीदना है, अपन दोनों आमने सामने बैठे, मैंने कहा कि 10,000 से जो 1 रुपया कम नहीं लूँगा, आपने कहा कि 5,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर हमने लास्ट में बात डिसाइड हो गई कि ना आपका ना हमारा 9,000 में फाइनल करते हैं। क्लियर है। तो वही 9,000 क्या हो जाएगी, फेयर वैल्यू हो जाएगी। और इसके अलावा एक लास्ट वर्ड है, रेजिडुअल वैल्यू, जो कि डेप्रिसिएशन वर्ड के अंदर पढ़ते हैं। आर्म्स लेंथ मतलब आमने सामने बैठ के, वैसे लिखा गया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं फ़ोन पे डिस्कशन हो किस तरीके से भी, मतलब नेगोशिएशन करके जो अपन प्राइस डिसाइड करते हैं ना, वो उसे आर्म्स लेंथ कहते हैं। पहले के हिसाब से लिखी गई डेफिनेशन है कि भाई आर्म्स लेंथ दोनों आर्म्स सामने बैठ के जो प्राइस डिसाइड करते हैं वो वाले प्राइस। क्लियर है। एक है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू मतलब जब असेट हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, मतलब जब उस असेट का लाइफ पूरी हो जाएगी तो लास्ट में उससे जो पैसा मिलेगा, जो नेट सेलिंग प्राइस होगी, वो क्या होगी, हमारी रेजिडुअल वैल्यू। मान लीजिए कोई एसेट है, उसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद में उसको मान लीजिए वो 1 लाख रुपए में बेचेगा, लेकिन बेचने के लिए उसको 10,000 रुपये का किसी को कमीशन देना पड़ेगा, तो नेट कितने बचेंगे, 90,000। तो ये क्या हो जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू, कि एसेट के अंत के अंदर कितना पैसा जो है वो मिलेगा। क्लियर है। एक लास्ट वर्ड जो वो देख लीजिए,
एक लास्ट वर्ड। डेप्रिसिएबल अमाउंट। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, और उन्होंने ऑप्शन दिए असेट पे, डेप्रिसिएबल असेट पे, या फिर फिक्स्ड असेट पर, या फिर टेंजिबल फिक्स्ड असेट पर। क्या रहेगा आपका आंसर? टेंजिबल फिक्स असेट डी पे। बाकी भाई आंसर क्या है बाकी दो के? थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो, तुक्के हो तो तुक्के मारो, उसमें कोई चिंता मत करो। वैसे भी ऑनलाइन क्लास है तो आज के टाइम में कोई टीचर पीट तो वैसे ही नहीं पाएगा। आंसर दोगे तो क्या होगा, आप एक्टिव रहोगे उसके अंदर। देखो इसका आंसर होगा डेप्रिसिएबल एसेट पे। समझिएगा डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब क्या है, आगे वैसे इसके ऊपर और आएगा। डेप्रिसिएबल एसेट की जो है वो डेफिनेशन भी दे रखी है। डेप्रिसिएबल एसेट वो एसेट होती है जिसकी क्या हो, एक तो यूजफुल लाइफ लिमिटेड हो, जिसकी वैल्यू में कमी आए, और एक और है, ये मुझे देखनी पड़ेगी और कौन सी कंडीशन है, एक सेकंड है ना। एक सेकंड रुकिएगा ना। यार ये मिल नहीं रही है, कल याद दिलाना, कल और देखेंगे इस डेप्रिसिएबल एसेट में, या डेप्रिसिएशन वैसे चैप्टर ही है अपने, तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे।
इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो डेप्रिसिएबल एसेट क्या है? जिसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड हो। अब कोई एसेट ऐसी है जिसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड नहीं है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाने कोई लॉजिक ही नहीं बनता, जिसकी यूजफुल लाइफ भी अनलिमिटेड है। इस वजह से हम लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। कारण क्या है? क्यों? उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। यहीं पर अगर किसी के लिए लैंड की लाइफ जो है यूजफुल लाइफ लिमिटेड हो जाए, जैसे हम पर्टिकुलर कोई क्रॉप करने के लिए लैंड खरीद रहे हैं और वो पर्टिकुलर क्रॉप मान लीजिए 10 साल ही होती, फिर उसके बाद में उस लैंड पे कभी नहीं हो सकती, तो उसके लिए वो लैंड क्या हो जाएगी? उसकी लाइफ जो यूजफुल लाइफ क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। तो वो क्या कर पाएगा? उस लैंड पे भी डेप्रिसिएशन लगा पाएगा। नॉर्मली हम लैंड खरीदते हैं, उसकी यूजफुल लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। उसकी वैल्यू में कमी आनी चाहिए। अगर कोई ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू में कोई कमी आती ही नहीं हो तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो इस वजह से हम क्या गोल्ड पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्या? नहीं। समझ आ रही बात? क्लियर है? हाँ, वो आप सही बता रहे हो। तो डेप्रिसिएबल एसेट कौन सी होगी? कोई भी ऐसी एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ क्या हो? लिमिटेड हो और जिसकी वैल्यू में कमी आए, वो हमारी क्या होगी? डेप्रिसिएबल एसेट। जैसे टेंजिबल फिक्स एसेट के अंदर क्या है? जैसे लैंड जो है वो क्या है? टेंजिबल फिक्स एसेट है। क्लियर है? लेकिन फिर भी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। समझ आ रही बात? गोल्ड क्या हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट है क्या? बिल्कुल है। लेकिन क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी नहीं आ रही, तो उस पर क्यों लगाए? लैंड जो उसकी यूजफुल लाइफ ही अनलिमिटेड है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की क्या ज़रूरत है? इस वजह से क्या लिखा गया स्पेसिफिकली कि जो डेप्रिसिएबल एसेट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्लियर है? और डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? तो डेप्रिसिएशन टोटल जो है वो कैसे पता करेंगे? तो जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है उसका अपन एलोकेशन करेंगे। और डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है? जो हमारे असेट की कॉस्ट है माइनस उसमें से जो उसकी रिकवरेबल वैल्यू कह दें, या जिसे हम स्क्रैप वैल्यू कह दें, या हम जिसे रेजिडुअल वैल्यू कह दें, वो हटा दें, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? हमारा डेप्रिसिएबल अमाउंट। जैसे हमने 10 लाख के अंदर कोई एसेट खरीदी, लास्ट में उससे 1 लाख रुपए मिल जाएगा, तो मतलब उसकी वैल्यू में कितनी कमी आएगी? टोटल 9 लाख। तो ये 9 लाख हमारा क्या है? डेप्रिसिएबल अमाउंट। और उससे हम क्या करेंगे? ओवर द पीरियड जो उसकी एसेट की लाइफ है उसके अंदर क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, उसको एज ए डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेम वर्ड सेम तरीका एज 26 में लिखा गया, बस वहाँ डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन लिखा गया है। सेम, बाकी पूरा का पूरा सेम ही लिख रखा है। क्लियर है भाई यहाँ तक? क्लियर है ये पॉइंट? ओके, आज अपन इतना ही करते हैं। पहला दिन है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। बाकी मिलते हैं अपन वापस कल इसी टाइम में। कल अपन साथ में एक और सब्जेक्ट जो कोई भी शुरू कर देंगे। 1 घंटा ये लेंगे, 5 मिनट के बीच में ब्रेक ले लेंगे, फिर उसके बाद में एक और सब्जेक्ट जो ले लेंगे, ताकि 2 सब्जेक्ट साथ साथ चलते रहें। शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा स्लो चलेंगे ताकि अपने को वर्ड जो वो समझ आ जाए अच्छे से, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में हम क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़ रखा हो, तो भी हमारा बेसिक कॉमन सेंस उस सब्जेक्ट का जो सेंस है वो इतना हो कि हम उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ। क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से मस्ती से जो पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं अपन कल इसी टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद।